नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पूर्वांचल की राजनीति में बड़ी हलचल है। मऊ सदर सीट के विधायक रहे अब्बास अंसारी को सजा के बाद उस सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या इस सीट पर मुख्तार अंसार परिवार की राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी या फिर परिवार का ही कोई चेहरा विरासत संभालेगा, यानी पहले चुनाव लड़ेगा और फिर वो चुनाव जीतकर विरासत संभालेगा। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी से लेकर पत्नी अफशां, बहू निकहत और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत तक के नाम हवा में तैर रहे हैं। लेकिन 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने यह सीट अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर जीती थी। ये बड़े दिलचस्प समीकरण है। अमीश, हम अपने दर्शकों को थोड़ा समझा दें कि 2022 में यह सीट अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक थे, क्योंकि अब विधायकी चली गई है इसलिए थे कह रहा हूं। ये सीट 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने जीती थी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके, लेकिन अभी वो बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और सरकार में मंत्री हैं। और उन्होंने ये कहा है कि टिकट हम जो है वो सुभाषपा के कार्यकर्ता को देंगे, अंसारी परिवार के सदस्य को नहीं, ये उन्होंने कह दिया है। लेकिन अब इस उलझाऊ राजनीति का दूसरा एंगल ये है कि राजभर अब बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, इसलिए बीजेपी या सुभाषपा में से किसी एक पार्टी का उम्मीदवार ही मैदान में होगा, यानी ओम प्रकाश राजभर का उम्मीदवार मैदान में होगा। यह अभी पूरी तरह ताल ठोक कर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी रामपुर और कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीटें उपचुनावों में जीती हैं और उनकी नजर मऊ पर है, ऐसा कई जानकारों का मानना है। मऊ की सीट 29 साल से मुख्तार अंसारी परिवार का गढ़ है और बीजेपी की नजर इस सीट पर अब है। तो क्या सुभाषपा फिर से टिकट पाएगी या बीजेपी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी? उम्मीदवार कौन होंगे ये तो बात की बात है, उससे पहले अहम सवाल ये हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे कि क्या मऊ सदर दोबारा ले पाएंगे ओपी राजभर? क्या राजभर के लिए बीजेपी छोड़ देगी ये सीट, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार पिछली बार नंबर 2 पर था? और तीसरी बात यह कि अगर राजभर और बीजेपी में यह खींचतान चलती है तो क्या इसका फायदा अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को होगा? ये पूरी राजनीति, इसका आगे की तस्वीर समझने के लिए हमारे साथ सीधे मऊ से मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, प्रवीण राय और श्रीराम जायसवाल। सबसे पहले हम प्रवीण राय के साथ ही के पास चलते हैं। तो प्रवीण भाई, मैंने एक अपनी लंबी भूमिका में मोटे तौर पर बात बताई, तो सबसे पहले मेरा आपसे यही बुनियादी सवाल है कि चूंकि अब हालांकि हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अगर अब्बास अंसारी इस लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्हें सजा हुई और फिर विधायकी गई, उसके खिलाफ हायर कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां से उन्हें स्टे मिल जाता है, तो यह विधायकी बच सकती है। लेकिन मौजूदा स्थिति तो यह है कि विधायकी चली गई है और हालात भी ये कह रहे हैं कि वापस मिलना इतना आसान नहीं है। अब आप प्रवीण से पूछते हैं। प्रवीण भाई, अब चूंकि विधायकी चली गई है मुख्तार अंसारी की, तो मऊ सदर सीट पर क्या राजनीतिक चर्चाएं हैं, आगे क्या होगा? देखिए, बड़े ही मतलब कि एक रणनीति के तहत कहा जाए, कोर्ट ने जो भी अपना फैसला सुनाया वो उस दिन सुनाया तो 30 जून था और इसके बाद 31 को संडे और फिर पहली से कोर्ट बंद। तो ये कहा जा रहा था कि पहली तारीख ये 24 घंटे के अंदर अगर इस पे स्टे आ जाए तो इनकी विधायकी बच सकती है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ एक रणनीति का ही हिस्सा बना कि रविवार को सचिवालय को खोल के और जो रजनीश दुबे हैं, जो उसके सचिव हैं, उन्होंने उससे सीधे अधिसूचना जारी कर दी कि इनकी विधायकी समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत रणनीति के तहत ये सारा काम हो रहा है। और यहाँ पे जो भी भाजपा के खासतौर से मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी यहाँ पे रही है इस सीट पे, तो अब मैं देख रहा हूँ, कल से मैं सोशल मीडिया की पोस्ट वॉच कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 2022 में अब्बास अंसारी के सामने जो चुनाव लड़े थे अशोक सिंह, तो अब इसके पहले तो अभी पोस्ट में उनके नहीं दिख रहा था, लेकिन कल कई मांगलिक कार्यक्रमों में वो शामिल हुए तो उसमें दिखा कि 356 मऊ सदर के तमाम जगहों पे तमाम अपने शुभचिंतकों के मांगलिक कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। तो ये आने लगा 356 मऊ और तमाम जो भी लोग हैं, जैसे रस्साकसी चलने लगी, जैसे
बहुत मुख्य प्रतिद्वंदी इस समय हुए हैं ओम प्रकाश राजभर के। महेंद्र राजभर जो कटप्पा की भूमिका में थे, कभी उनके साथ थे, और अब उनके प्रतिद्वंदी हुए हैं। और अखिलेश जी सीधे सीधे टारगेट की है कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखाया जाए। तो एक कल से सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा चल रही कि हो राजभरों की भी ठीक ठाक संख्या है और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। अब सवाल अभी आप कह रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी अलग से देगी, भाजपा अपना अलग प्रत्याशी उतारेगी ओम प्रकाश राजभर की। चूंकि हाँ, एक बात आपसे यहाँ पे और जोड़ना चाहते हैं कि अब तक ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी को जब भाजपा में जाने की बात हुई तो कभी अपना विधायक नहीं स्वीकार कर रहे थे। जब जब मीडिया उनसे सवाल की तब तब इस बात को टाल देते थे कि नहीं, अब्बास अंसारी मेरे विधायक नहीं है, वो तो अखिलेश के कहने पे, समाजवादी पार्टी के कहने पे मैंने ये सीट अपने टिकट पे दिया जरूर था, लेकिन ये सेटिंग थी समाजवादी पार्टी की। अब जब भी कल परसों से उनका बयान आ रहा है तो बहुत दावेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी उनके विधायक है और इसके लिए मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। तो इससे साफ है कि वो इस सीट पे दावेदारी अपनी जरूर करेंगे। उनका विधायक है और उनकी ये सीट है, ऐसा वो मान के चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक बहुत बड़ा एक मतलब कि रास्ता ये है इसके पास कि यहाँ पे ये अपना प्रत्याशी उतारे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनावी से सरकार बनना बिगड़ना तो है नहीं। जो सब सरकार नहीं बननी बिगड़नी है तो निश्चित तरह से पूरा दमखम अपना भाजपा यहाँ लगाएगी, क्योंकि इसी सीट से नगर विकास और ऊर्जा मंत्री इसी क्षेत्र में आते हैं। 356 मऊ सदर के क्षेत्र में ही उनके आते हैं, जो मतलब ये है। तो कल से सोशल मीडिया पे उनका भी चल रहा है कि नगर विकास मंत्री, चूंकि 8 महीना मात्र उनके विधान परिषद की सदस्यता रह गई है, तो हो सकता है कि उनको यहाँ चुनाव लड़े तो तमाम विकास 4000 करोड़ के वो काम जो विकास के हैं कर रहे हैं, सदर में भी खासा ध्यान दिए हैं। तो तमाम सोशल मीडिया पे और पब्लिक में और जो चाय चट्टी के चौराहों में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। लेकिन एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, ये चूंकि हमेशा से मुस्लिम बाहुल्य सीट है, समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है, इसमें मुस्लिम बाहुल्यता है, इसमें कोई शक नहीं। तो निश्चित रूप से अखिलेश जी ऐसा अपना प्रत्याशी उतारेंगे कि वो उनको जीतकर ये सीट उनको दे। अब ये सबके लिए चुनौती, चूंकि आगे विधानसभा चुनाव भी है और ये सीट खासी प्रतिष्ठा परक हो जाएगी कि विधानसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन का उनका खासा इन 4 विधानसभाओं में 3 पे अभी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती है कि ये सीट अपने पास वो रखे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जब से अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त हुई है, तमाम सोशल मीडिया पे तमाम लोग प्रत्याशी के रूप में अपने की दावेदारी न सही लेकिन इंडिकेट तो जरूर कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि लोग लिखना शुरू कर दिए कि 356 मऊ सदर और इस तरीके की चीजें, जबकि अभी इसका कोई औचित्य तो था नहीं। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जो शुरू हो गई है। और रहा सवाल आप कह रहे हैं कि इनकी विधायक बचने की और कोर्ट में अपील करने की, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। उनका ये भी कहना है, अब्बास अंसारी की तरफ से कई सवाल पूछा गया तो वो कहे कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, अभी जल्द ही जो है अफजाल अंसारी इसी तरीके से उनकी सदस्यता रद्द हुई थी और फिर कोर्ट से लड़के वो अपनी सदस्यता बहाल करवाए। तो ये तमाम चीजें हैं, वो मानने वाले हैं नहीं कि ऐसा नहीं है कि वो माने। हाँ, एक बात और है कि अब किस तरीके से उनका क्या रुख होता है और कैसे इससे ये जो है कोर्ट फैसला देती है, लेकिन चुनाव तो ऐसा लग रहा है कि होना सुनिश्चित है। जायसवाल जी, यही सवाल मेरा आपसे है, जो मैंने एक रेफरेंस दिया कि रामपुर और कुंदरकी की सीट का, रामपुर की सीट आजम खान का गढ़ मानी जाती थी। 2022 के दिसंबर में उपचुनाव हुए, बीजेपी ने जीत ली। कुंदरकी भारी मुस्लिम बहुल वाली सीट, उपचुनाव हुए 2024 में, बीजेपी ने जीत ली। अब बीजेपी की नज़र क्या मऊ सीट पर भी है, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं। और बीजेपी की ये दुखती रख तो है, 29 साल से अंसारी परिवार किसी भी पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े, लेकिन मुख्तार अंसारी जीते या उनके परिवार का सदस्य जीता। तो क्या आपके पास क्या खबर है, क्या ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में ये सीट आएगी या बीजेपी खुद लड़ेगी? और ऐसा होगा भी तो फिलहाल के समीकरण किसके पक्ष में दिखते हैं? सपा कहां खड़ी है? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माहौल है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पार्टी भी मान के चलती है कि अगर इस बार उसके प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए, चाहे मऊ सदर में खाता नहीं खुल पाया, तो कभी नहीं खुलेगा। इसलिए भाजपा किसी भी सूरत में इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो राजनीति में कहा जाता है कि कोई अस्थाई दोस्त या कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है, भरोसा तो करना ही नहीं है। लेकिन
यह बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं ओम प्रकाश राजभर। राजनीति में अगर कहा जाए तो बड़बोलापन कहा जाए, या एक भोजपुरी भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं थेथरई, हो सकता है आप उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश भाषा कर दीजिएगा ताकि लोगों को लगे कि यह सभ्य भाषा है। विधानसभा चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले कह रहे थे कि अब्बास मेरा सगा भतीजा है, मेरा सगा भतीजा है। विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा में आए तो बोले नहीं नहीं, मेरा तो सिंबल था अखिलेश यादव जी ने, जैसा कि राय साहब ने भी बताया कि अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी थे, अब्बास सिंह से मेरा कोई मतलब नहीं। अभी एक हफ्ते पहले तक का उनका बयान था कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसा ही कोर्ट का आदेश आया, सदस्यता रद्द हुई, उनसे प्रेम खुलकर सामने आ गया कि वो मेरे, अरे भाई अपना ही बयान देख लीजिए राजभर जी। तो निश्चित रूप से भाजपा इन पे कहीं कोई भरोसा नहीं करेगी। दूसरी बात मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी सुनिश्चित है अंसारी परिवार से। उम्र पे चुकी उम्र अंसारी पे मुकदमे अधिक हैं, इसलिए रिस्क लेगी नहीं लेगी पार्टी। भाई उनकी भी सदस्यता आगे किसी मामले में सजा हो जाए और रद्द हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में अब्बास की पत्नी निकाहत बनती है प्रत्याशी, या कौन बनता है यह तो वो अजाने। मुकदमे तो मुख्तार की पत्नी अफसा पे भी हैं, निकाहत पे भी, वो तो फरार है। निकाहत पे भी मुकदमा है, वो जो जेल में जेलर के कमरे में मिलने गई थी, तो मुकदमे तो पर भी हैं, उन पर भी हैं। जी हाँ, लेकिन जहां तक मैं 90% आश्वस्त हूं कि प्रत्याशी अंसारी परिवार से ही होगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन विषय और सवाल आपका है कि सुभाषपा या भाजपा, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी सूरत में सुभाषपा पे भरोसा करेगी। हाँ, सुभाषपा को एक एमएलसी दे दिया गया है, लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर की इच्छा होगी, जैसा कि तमाम सभी की होती है, उन्होंने चिड़ीगांव से अपने पुत्र को चुनाव लड़ाया था विधानसभा चुनाव में, अभी लोकसभा में घोसी लोकसभा से उन्होंने लड़ाया था चुनाव अपने पुत्र को, अरविंद राजभर को। तो अगर अरविंद को सदन भेजने की बात करके संतुष्ट कर पाते हैं शीर्ष नेतृत्व को, तब तो समझ में आता है कि शायद सुभाषपा को दी जाए, नहीं तो सुभाषपा वह टिकट लेके केवल मोल भाव ही करेंगे। ऐसे में मुझे लगता है भाजपा कतई नहीं छोड़ेगी। पिछली बार रनर रही है भाजपा सुभाषपा के सामने, ऐसे में इस बार वह चाहेगी कि सीट वह जीते, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह भाजपा का नारा होना चाहिए, मुझे लग रहा है। तो राम भाई आपने बताई, और अगर अरविंद राजभर को भी वो चाहें नीरज जी ये सीट, तो वो भी तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ही। अरुण राजभर, अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपस में सीट बांट सकते हैं और ले दे के जा सकते हैं अगर बीजेपी मान जाती है तो। लेकिन इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, चूंकि नीरज जी ये सीट आपने खुद बताया कि करीब 3 दशक से अंसारी परिवार के कब्जे में रही है, और जैसा दावा श्री राम जी कर रहे हैं कि ये फिर से कैंडिडेट बनेंगे। लेकिन प्रवीण भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अंसारी परिवार के पास वो ताकत बची है? मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, इतने सारे केसेस लादे जा चुके हैं, उनकी पत्नी फरार है, गैंगस्टर लग चुका है, उनके एक बेटे को सजा होकर विधायकी जा चुकी है, जेल कब वापसी हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, दूसरे बेटे के केसेस को कब इतना स्ट्रांग कर दिया जाए कि जेल जाने की नौबत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड सरकार है जो कि लगातार जिसका प्रशासन लगातार अंसारी परिवार पर हमलावर है, और इस कदर हमलावर है कि अफजाल अंसारी जैसे नेता को ये कहना पड़ जाता है कि ये उनके वजूद को मिटाने की कोशिश हो रही है। तो क्या अंसारी परिवार में मऊ में वो ताकत बची है कि फिर से वो खड़ा होने का साहस दिखाए जबकि स्थितियां एकदम विपरीत हैं? देखिए, एक बात बता दें कि लगातार जो है मुख्तार अंसारी जेल में रहे, और हमको लग रहा है कि 3 बार लगातार जेल में रहकर वो चुनाव जीते हैं। तो ये कहीं से वो ताकत लगाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि यह माइनॉरिटी सीट है। इस सीट का सिचुएशन ऐसा है कि जो भी लड़ेगा, खास तौर से एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पे तो मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से विद्रोह करके भी चुनाव जीते हैं। तो हालांकि मुस्लिम को समाजवादी पार्टी का कौमी एकता दल जब बना था तब की बात है ना, ये कौमी एकता दल जब कौमी एकता दल और कौमी एकता दल निर्दल के रूप में भी लड़े और ये चुनाव जीते। तो उनके लिए ये नहीं है कि समाजवादी, हालांकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम जो मतदाता हैं पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं, उनके मतदाता माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि मेरी सीट है और मैं टिकट दूंगा तो वो निकल जाएंगे।
तो समाजवादी पार्टी तो कभी ऐसी गलती करेगी नहीं कि मुख्तार के परिवार अगर लड़ना चाहे, मुख्तार का परिवार हो, उसको टिकट ना दे। सवाल मेरा और यही है कि क्या परिवार लड़ना चाह रहा है, क्या उसके अंदर ये सियासी देखिए इच्छा देखिए, शक्ति बची परंपरागत हुई है? उनकी सीट है, आखिर आखिर क्यों छोड़ेंगे? यहाँ पे तो तमाम मुस्लिम कई और चेहरे हैं, जैसे एक अल्ताफ अंसारी है, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के। अरशद जमाल जो वर्तमान यहाँ चेयरमैन है, वो भी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे, जब उनको टिकट नहीं मिला चेयरमैन का यहाँ पे नगर पालिका के, तो वो चले गए बसपा में। तो उनकी भी चाहत है यहाँ से विधायक बनना। मुख्तार का किसी तरीके से, जो नेता है समाजवादी पार्टी के भी, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे रहे, उनका परिवार का आधिपत्य भी रहे, क्योंकि उनका कार्यकाल शुरू ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन इनकी परंपरागत सीट है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो इस सीट को छोड़ना चाहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनका परिवार न लड़े, जैसे उनका मौन समर्थन हो या किसी को वो सपोर्ट कर दे, अगर उनका परिवार लड़ने में किसी कदर से मजबूर होता है या नहीं अगर लड़ पाता है तो समर्थन भी उनका बहुत काफी होता है। तमाम जैसे अब तक के जो भी नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, यहाँ पे एक तरीके से आधी विधानसभा नगर पंचायत, यहाँ नगर पालिका परिषद यहाँ पे कवर करता है, और उस आधी विधानसभा में वही वोटर्स हैं जो विधानसभा में देंगे, और जिधर मुख्तार अंसारी का या उनके परिवार का इशारा रहता है, वही यहाँ का चेयरमैन होता है, जब से मुख्तार का यहाँ पे आधिपत्य शुरू हुआ। तो ये निश्चित तौर से ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो इस सीट को छोड़ना चाहेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ना चाहेंगे, चाहे जिसको भी लड़ाए। अगर अपना परिवार में लड़ाए तो किसी को समर्थन भी कर दे तो वो भी काफी होता है। भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है इस सीट को जीतना। हाँ, चूंकि उदाहरण के रूप में रामपुर बना है और तमाम सीटें बनी है, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा एक बात और है कि आम चुनाव में और उपचुनाव में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि आम चुनाव होता है उसमें सरकार बनने और बिगड़ने की स्थिति में होती है, तो ऐसी स्थिति में तमाम लोग, अब चूंकि एक सवाल यहाँ पे है कि जो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी तमाम काम हो रहे हैं। जब से ए.के. शर्मा यहाँ आए हैं, विकास के बहुत सारे रास्ते खुले हैं, 4,000-5,000 करोड़ के विकास की परियोजनाएं यहाँ पे रन कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता है, जनता का मूड है। लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी भी वोट दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भाजपा भी ये चाहेगी कि ये सीट एक बार जीत के वो है दिखा सके कि हाँ, हम यहाँ पे अपना झंडा गाड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। रहा सवाल, आपने एक सवाल हमसे किया कि क्या उनका आधिपत्य बचा है मुख्तार अंसारी का, तो निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी कमजोर हुए हैं, इसमें कोई बेरा नहीं। जो उनका परिवार है, जो उनकी जो यहाँ रसूख उनके रहे मुख्तार अंसारी के परिवार का, तो मुख्तार अंसारी रहे नहीं, लेकिन जो इनका रसूख रहा है, उस रसूख में निश्चित रूप से कमी हुई है। जो उनके मूल जो समर्थक थे, जो उनके बूथों पे लड़ते थे या तमाम हर तरीके से मतदाताओं को मोबिलाइज करते थे, और तमाम वो चीजें होती थी जिससे वो चुनाव बड़ी उसमें वोटों की संख्या से जीत जाते थे। इस बार ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा, इसमें कोई सत्यता, इसमें पूरी तरीके से सत्यता है। लेकिन बात यहाँ है कि वोटर्स की, अब वोटर वही है, वोटर कोई बदले है नहीं। हालांकि उनके रहने में इतना उनका दबदबा यहाँ चलता था कि जो मुस्लिम कुछ बाहुल्य वोटर्स या बूथ हैं, वहां पे एक तरफा मतलब कोई जाता ही नहीं था। वहां पे अगर 10, 20, 50 या 100, 1000 हिंदू वोटर रहते थे, वो भी वोट डालने तक नहीं जाते थे। तो अब वो सभी स्थितियां तो नहीं बची। कुछ अवैधानिक भी वोट पड़ जाते थे, जो पता चलता था कि बगल की विधानसभाओं से आकर 25,000, 30,000 की संख्या में लोग 10 दिन 15 दिन पहले ये चर्चाओं में सुना जाता था कि आते थे लोग और यहाँ पे रुक जाते थे, और वो लोग बड़ी संख्या में बुर्का पहन के वोट डालते थे और चले जाते थे। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर था इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो अब ये सब चीजें तो नहीं रह जाएंगी। निश्चित रूप से इन सब चीजों में को देखा जाए तो कमजोर तो रहेगा ही रहेगा यहाँ का मामला। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम बाहुल सीट है और आसान नहीं है इस सीट को भारतीय जनता पार्टी को इतना आसानी से जीत लेना। और रहा सवाल इनके दबदबे का है, तो दबदबा में कमी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात तो सही है नीरज जी की, अंसारी परिवार एक सियासी परिवार है और इसकी बानगी चुनाव दर चुनाव कई जगहों पर देखी गई कि कमजोर होने की स्थिति के बावजूद अफजाल अंसारी अपना चुनाव बखूबी निकाल ले गए। ये इसी सीट की बात करें तो अब्बास भी अपना चुनाव निकाल ले गए। तो उनको राजनीति सियासी तौर पर करनी आती है। हाँ, प्रभुत्व में कमी जो आई है सो तो एविडेंट है ही, सामने दिख ही रहा है। श्री राम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये केवल भाजपा के साख का विषय थोड़े नहीं है। भाजपा के मंत्री वहाँ से आते हैं, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, पूरा पूर्वांचल बिजली को लेकर कई जगहों से परेशानी के सबब की बातें आ रही हैं। तो ये एक अलग प्रकार की चुनौती जिस पर कभी अलग तरीके से बात की जा सकती है। लेकिन
अभी जो भी मऊ से खबरें तो लगातार पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी ही रही हैं, चाहे वो घोसी का उपचुनाव रहा हो जब सुधाकर सिंह जीते थे, चाहे वो घोसी का लोकसभा चुनाव रहा हो जब राजीव राय जीते थे। क्लेम राजीव राय जैसे जो सांसद है वहां का, उन जैसे नेताओं का ये है कि समाजवादी पार्टी आज के समय में राजभरों की भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो अब तो समाजवादी पार्टी के लिए तो वो अपर हैंड है ना। चलिए उस समय तो राजभर को ये सीट मिल गई, लेकिन अब तो पूरी संभावना है कि विधानसभा में उनकी संख्या एक बढ़ सकती है अगर कायदे का उम्मीदवार यहाँ पर उतार दे और कायदे की राजनीति अगर कर ले जाए तो। अपर एज आपको नहीं लगता है सपा का यहाँ पर? नहीं, मुझे यहाँ भाजपा भारी लग रही है। अब मैं बता रहा हूं 2022 के विधानसभा चुनाव में 20,000 वोटों के अंतर से समथिंग भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारे थे। उस समय ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी और टीम मुख्तार एक साथ थी, एक मंच पे थी। भाजपा का जो खेमा था वह खेमा अभी भी भाजपा के साथ बना हुआ है। भाजपा जिन टीमों के साथ थी, भाजपा तो आज भी वही है। लेकिन अगर इसमें से वोट कटेगा तो मुख्तार का जैसा आप बता रहे हैं कि प्रभुत्व कम हुआ है, वह वोट कम होगा, या सुभाषपा की टीम बाहर निकल जाती है तो सुभाषपा के वोट कम हो जाएंगे। तो इस तरह से तो भाजपा का पल्ला भारी लग रहा है। लेकिन एक चीज को, एक पॉइंट को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उसने कह रखा है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, या प्राय ऐसा होता है कि उपचुनाव नहीं लड़ती है। तो दलित मतदाता किसके साथ जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। ठीक है, राशन, आवास और तमाम भत्ते मिलना अलग की बात है, लेकिन टीम मुख्तार अंसारी द्वारा जो छोटे रिचार्ज कराए जाते हैं दलित बस्तियों में, छोटे रिचार्ज का मतलब समझिए कि शादी पड़ी है 5,000 रुपया, हैंडपंप चाहिए 5,000 रुपया, आंख का ऑपरेशन कराना है 5,000 रुपया। इस तरह के जो छोटे रिचार्ज हैं, कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका बहुत असर है, बहुत व्यापक असर है। भाजपा अपने तरफ कितना कन्वर्ट करा पाती है। समाजवादी पार्टी, अभी आप लोकसभा चुनाव का भी परिणाम देखिए, संविधान बचाओ के तहत सभी बसपा के मतदाता सपा की तरफ कूच कर गए थे, जबकि उस समय तो हर लोकसभा क्षेत्र में आपके बसपा का कैंडिडेट था। उसके बावजूद बसपा मतदाता सपा में विश्वास किए। तो अगर ऐसा होता है तभी भाजपा के लिए कुछ खतरा होगा, अन्यथा मुझे भाजपा इस समय मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अल्ताफ अंसारी सपा के एक अच्छे लीडर हैं, जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन सपा उन्हें टिकट कहां देती है, चुनाव कहां लड़वाना चाहती है। यहाँ मुसलमान कभी सपा का नहीं रहा है, यहाँ मुसलमान मुख्तार का रहा है, एंटी भाजपा का रहा है। उसे अल्ताफ नहीं चाहिए, उसे मुख्तार चाहिए। रह गई बात ए.के. शर्मा जी की, तो ए.के. शर्मा जी नगर विकास मंत्री रहते हुए बेचारे, बेचारा कह रहा हूं उनको, क्योंकि उनके रहते यहाँ जितने चुनाव हुए किसी ने चुनाव उनको जितवाया ही नहीं। खुद उनके बिरादरी के लोग लोकसभा चुनाव में कल्टी मार गए, क्या विकास की बात करेंगे। नगर पालिका के लिए उन्होंने एक तो दलित प्रत्याशी लाया था, जबकि उसके सामने अरशद जमाल बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट बनके रातों रात उन्होंने पार्टी बदली और प्रदेश में सबसे अधिक वोट से जीतने वाला चेयरमैन हुए अरशद जमाल। एक नगर पालिका में 1 लाख के करीब वोट पा जाना आप मामूली समझते हैं क्या? मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अरशद जमाल प्रत्याशी बन जाए तो काफी कुछ मामले को त्रिकोणी कर सकते हैं। अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं कि सपा जीतेगी या भाजपा का खेमा जीतेगा, अभी हम भाजपा का खेमा बोल रहे हैं उसे सुभाषपा और भाजपा को लेके। लेकिन अगर अरशद जमाल जैसा प्रत्याशी आ जाए, बसपा उतार दे, तो हम तो मामला त्रिकोणी भी देख सकते हैं। बताइए ना पूरे प्रदेश में किस नगर पालिका में, महानगर पालिका नहीं, नगर पालिका में कहां 1 लाख के करीब 90,000 समथिंग वोट पाया था कोई प्रत्याशी। यह ए.के. शर्मा के नगर में यह हालत रही, जबकि वह बेचारे खुद इसी नगर के रहने वाले हैं, इसी नगर पालिका के रहने वाले हैं। हजारों करोड़ रुपया वाला है मऊ के लिए। आज मऊ चमक रहा है, लेकिन जितने चुनाव लड़े गए हैं सब में आते हैं, 7-7 दिन रहते हैं, दाव लगाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा दाव पे लगाते हैं, एक-एक लोगों से मीटिंग, सभी संस्थाओं से। चमका के जिले को चमका के जीतना होता तो कल्पनाथ राय का परिवार इलेवेंट का कभी होता, राजनीतिक रूप से कभी राजकीय बन जाता। मनोज सिन्हा जी की हालत देख लीजिए गाजीपुर में। तो इस तरह से कभी कुछ होना नहीं है। यहां मुख्तार बनाम भाजपा होगी। अभी भाजपा आगे दिख रही है, लेकिन बसपा का मतदाता किधर जाएगा यह निर्णायक होगा, इसको नोट करना चाहिए। बड़ी हालांकि मायावती अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो बहुत हैरानी की बात होगी, क्योंकि जो 10 सीटों के उपचुनाव हुए
लोकसभा चुनाव के बाद। उसके बाद बहुत ज़्यादातर सीटों पर बुरा हाल हुआ मायावती के कैंडिडेट्स का, और उसके बाद मायावती ने कैटेगोरिकली ये घोषणा की थी कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये स्वस्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से होते ही नहीं है, इसलिए हम इन्हें नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये तो एक अलग बात है। फिलहाल अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, उन्हें हुई सजा के बाद मऊ सदर की सीट पर फिर से उपचुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। ये चुनाव फिर से एक हमें नई तस्वीर देगा आने वाले दिनों की, 2027 के विधानसभा चुनाव की। और वैसे ये बात दिलचस्प है अमीश, हम यहाँ पर बैठकर ये कार्यक्रम कब से कर रहे हैं? जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए, हमने कहा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन दिसंबर आते आते आजम खान जेल चले गए, रामपुर का उपचुनाव हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, हमने कहा चलिए अब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जीतकर संसद में चले गए और उनकी सीटों पर उपचुनाव हो गए, तो 10 सीटों पर उपचुनाव हो गए। अभी हम कह रहे थे कि चलिए अब अगला चुनाव 2027 में होगा, तो ये मऊ सदर सीट का संभावित उपचुनाव हमारे सामने आ चुका है। 403 विधानसभा की खासियत ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की और उसकी पूरी राजनीति की खासियत है कि चुनाव खत्म नहीं होते हैं, चुनाव खत्म होते हैं तो राजनीति और तेज हो जाती है, और उस तेज राजनीति की वजह से फिर से चुनाव हो जाता है। तो आगे हम इस सीट पर लगातार यहाँ पर होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि मऊ सदर सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ की जो राजनीतिक करवटें होंगी वो आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़े बड़े संदेश देंगी। प्रवीण राय, श्रीराम जायसवाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, बारीकी से ज़मीनी तौर पर आपने वहाँ के समीकरण हमें समझाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।